नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी एन झा ऑफिशियल में। साथियों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती सक्षमता परीक्षा, प्रधानाध्यापक बहाली अथवा किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल पर जो उपलब्ध वीडियो है उसे देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। साथियों, अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको मिलेगी वो ये है कि मैं कोई भी अनावश्यक बातें नहीं करता हूँ। कोई मेरे क्लास में अतिशयोक्ति नहीं होती है। साक्ष्य के तौर पर पुस्तक होती है और मैं उसी पुस्तक को हूबहू पढ़ता हूँ। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो अधिकांश बातें सुनने से ही आपको समझ में आ जाती है। फिर हमें लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बिंदु है जिसकी मैं चर्चा कर दूं, थोड़ा व्याख्या कर दूं, तो वहाँ व्याख्या भी कर देता हूँ। तो मेरे क्लास से आपको न सिर्फ फैक्ट मिलते हैं बल्कि फैक्ट का बैकग्राउंड क्या है ये भी आप समझते हैं। अर्थात मैं सिर्फ तथ्यों को नहीं रटवाता हूँ, तथ्य का संदर्भ क्या है उस संदर्भ के साथ तथ्य को प्रस्तुत करता हूँ। तो अगर आप सीरियस प्रतियोगी हैं, अपनी तैयारी को मजबूती देना चाहते हैं तो आप हमारे इस क्लास की महत्ता को जानते होंगे। और यही कारण है कि कुछ रेगुलर व्यूअर है जो हमारे वीडियो को देखते हैं। खैर, आपका कुछ समय बर्बाद हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं अपने क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। साथियों, आप ध्यान से हमारी क्लास को सुने। अगर आप हमारी वीडियो को नहीं देखते हैं, नहीं देखिए। दिन भर आप अपनी तैयारी को कीजिए। जब आप सोते समय अपने बिस्तर पर जाते हैं तो उससे पहले मोबाइल को कहीं बहुत लो क्वालिटी में कर दीजिए ताकि आपका डेटा भी ज़्यादा समाप्त ना हो। और मेरी वीडियो को एक बार ध्यान से सुनिए। आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारी काम की बातें हैं जो आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा। तो आइए साथियों, आज मैंने आपका कुछ समय विषय से हटकर थोड़ा लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं SCERT वर्ग 8 के इतिहास की पुस्तक अतीत से वर्तमान के अध्याय 10 की चर्चा कर रहा हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। पाठ 3 में आपने पढ़ा कि किस प्रकार भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद गांवों का जीवन बदल गया। मगर अंग्रेजों का शासन तो सभी जगह था, शहरों में भी, तो वहां भी कुछ परिवर्तन जरूर आया होगा। इसी बात को हम इस पाठ में समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया कैसी थी और इस समय शहरों एवं कस्बों में लोगों का जीवन किस प्रकार था। तो साथियों, आपने देखा कि गांव में भी अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई पूरे भारत में, तो ग्रामीण जीवन किस तरह प्रभावित हुआ। लेकिन अंग्रेजों का शासन तो शहर में भी था। अब शहर में क्या परिवर्तन हुआ, शहरीकरण की प्रक्रिया कैसी थी, इन्हीं चीज़ों को हम आज अपने इस अध्याय में जानेंगे। अब अगले पैराग्राफ को समझते हैं साथियों। लेकिन इससे पहले कि हम औपनिवेशिक काल के शहरों के विकास की खोज करें, हमें अंग्रेजी शासन के पहले के शहरों पर एक नज़र डालनी चाहिए। शहर सामान्यतः ग्रामीण इलाकों से काफ़ी अलग होते थे। यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ और संस्कृतियाँ गाँव से काफ़ी भिन्न होती थी। आप यह भी जानते हैं कि गांव के लोगों का मुख्य काम खेती होता है, जबकि शहरों में खेती का काम नहीं के बराबर होता है। यहाँ कई अन्य तरह के व्यवसाय किए जाते हैं। शहरों में व्यापारी, शिल्पकार, शासक तथा अधिकारी रहते थे। अक्सर शहरों की किलेबंदी की जाती थी जो ग्रामीण क्षेत्रों से इसके अलगाव को चिन्हित करती थी। शहरों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था और वे खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे। तो साथियों, औपनिवेशिक काल में शहरों का अध्ययन करने से पहले अगर हम अंग्रेजी शासन से पहले के भारत में प्रवेश करें, उस समय के भारत में प्रवेश करें, तब भी ग्रामीण जीवन शहरी जीवन से बिल्कुल अलग था। संस्कृतियां भी अलग थी, आर्थिक गतिविधियां भी अलग थी। ग्रामीण क्षेत्र में जहां कृषि आधारित गतिविधियां होती थी, वहीं शहरी क्षेत्र में आप कहें तो
व्यापारी, शिल्पकार, शासक, अधिकारी इत्यादि रहते थे और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभुत्व होता था। 16वीं और 17वीं सदी में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर जनसंख्या के जमाव, विशाल भवनों और शहरी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। आगरा, दिल्ली, लाहौर जैसे शहर मुगल प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इन केंद्रों में सम्राट और अमीर, उच्च अधिकारी जैसे कुलीन वर्ग की उपस्थिति के कारण वहाँ कई प्रकार की विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले लोग निवास करते थे। शिल्पकार कुलीन वर्ग के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों से शहर के निवासियों के लिए अनाज लाया जाता था। सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था और नगर एक दीवार से घिरा होता था जिसमें अलग अलग दरवाजों से आने जाने का रास्ता होता था। किलेबंदी शहरों के भीतर उद्यान, बाग बगीचे, मंदिर, मस्जिद, मकबरे, विद्यालय, बाजार तथा सराएं बनी होती थी। तो साथियों, यहाँ मुगल काल की तस्वीर को दिखाया गया है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में जो बड़े बड़े भवन बनाए गए, दिल्ली, लाहौर, आगरा, ये सब सत्ता के केंद्र रहे। इन केंद्रों में सम्राट और अमीर उच्च अधिकारी को कहा जाता था। मुगल काल में ये लोग रहते थे इन केंद्रों में। शिल्पकार कुलीन वर्ग के लिए विशिष्ट काम करते थे, ये लोग भी वहाँ निवास करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों से शहर के निवासियों के लिए अनाज लाया जाता था। सम्राट महल में रहता था और महल किलेबंदी की हुई, चारों तरफ दीवार से घिरा होता था, उसी को किलेबंदी कहा जाता था। चारों तरफ किसी जगह को दीवार से घेर देना, उसमें सम्राट रहते थे। अलग अलग दरवाजे होते थे, आने जाने का रास्ता होता था। किलेबंदी के भीतर उसी में उद्यान होता था, बाग बगीचे होता था, मंदिर होता था, मस्जिदें, मकबरे, विद्यालय, बाजार, सराएं इत्यादि इसी किलेबंदी की हुई जगहों के भीतर एक तस्वीर के माध्यम से साथियों दिखाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से किलेबंदी की गई है, घेर दी गई है पूरी तरह से किसी विशेष स्थान को, और वो उस पर सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई। ये मुगल काल 19 शाहजहानाबाद की तस्वीर है। 19वीं शताब्दी के मध्य में ली गई ये तस्वीर है। मध्यकाल में इन प्रशासनिक शहरों के अतिरिक्त दक्षिण भारत में मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम जैसे कुछ ऐसे शहरी केंद्र थे जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन ये शहर उत्पादन और व्यापारिक गतिविधियों के भी प्रमुख केंद्र थे। धार्मिक त्योहारों के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता था, जिससे तीर्थ और व्यापार जुड़ जाते थे। अब देखिए साथियों, उसी मध्यकाल में जिस काल में आपने देखा उत्तर भारत में आगरा, लाहौर, दिल्ली महत्वपूर्ण केंद्र थे, इसी तरह दक्षिण भारत में अगर चलते हैं तो मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम ये सब महत्वपूर्ण शहरी केंद्र थे। ये मुख्य रूप से मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन वहाँ पर मंदिरों के साथ साथ उत्पादन, व्यापारिक गतिविधियाँ भी होती थी। तो ये धार्मिक त्योहारों के अवसर पर यहाँ मेले का भी आयोजन किया जाता था। तो आप कह सकते हैं ये तीर्थ और व्यापार दोनों ही तरह की गतिविधियों, जहाँ तीर्थ है स्वाभाविक है वहाँ लोग जुटेंगे और वहाँ व्यापार भी होगा। इस प्रकार ये शहर दोनों प्रकार की गतिविधियों से जुड़े हुए थे। शहरी केंद्रों में परिवर्तन। 18वीं सदी में शहरों की स्थिति में बदलाव आने लगा। राजनीतिक तथा व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन के साथ पुराने शहर पतोन्मुख हुए और नए शहरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता के धीरे धीरे कमजोर होने के कारण शासन से संबद्ध शहरों का पतन होने लगा। नई क्षेत्रीय शासन केंद्र लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा आदि नए शहरी केंद्रों के रूप में स्थापित होने लगे। व्यापारी, शिल्पकार, कलाकार, प्रशासक तथा अन्य विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले लोग इन नए शासन केंद्रों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे। व्यापारिक व्यवस्था में परिवर्तन के कारण भी शहरी केंद्रों में बदलाव के चिन्ह देखे गए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, जैसे पुर्तगालियों ने गोवा में, डचों ने मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने मद्रास, चेन्नई में, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी अर्थात पुदुचेरी में। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार के कारण इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास शहर विकसित होने लगे। तो साथियों, यहाँ आप इस पैराग्राफ में देखते हैं कि शहरी केंद्रों में परिवर्तन हुआ। अब 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति में बदलाव हुआ। राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन के साथ साथ जो शहर भी थे, कुछ शहरों का पतन हुआ,
पतनोन्मुख हुए, कुछ नए शहरों का उदय हुआ, विकास हुआ। मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर हो गई, इस वजह से भी पुराने शहरों का पतन हुआ। नए नए शासन के केंद्र बने, जिसमें लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा इत्यादि नए शक्ति के केंद्र बने। वहाँ पर नए शहरी केंद्र के रूप में ये क्षेत्र स्थापित हुए। व्यापारी, शिल्पकार, कलाकार, प्रशासक इन क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए आने लगे, ताकि उन्हें संरक्षण भी मिले। व्यापारिक व्यवस्था में परिवर्तन के कारण भी शहरी केंद्रों में बदलाव के चिन्ह देखे गए। अब आप देखेंगे कि भारत में क्या हुआ। मुगल काल के बाद अंग्रेजों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों इत्यादि का आगमन हुआ। पुर्तगालियों ने अपना केंद्र गोवा में बनाया, डचों ने मछलीपट्टनम को केंद्र बनाया, अंग्रेजों ने मद्रास को अपना केंद्र बनाया, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी अर्थात पुदुचेरी में अपना केंद्र बनाया। अब व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार भी इन केंद्रों के आसपास ही होने लगा। इस तरह से नए नए शहरों का विकास होने लगा। 18वीं शताब्दी के अंत में परिवर्तन का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। जब व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगी, तब पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह अपना महत्व खोने लगे। खास प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि उनकी मांग धीरे धीरे घटने लगी। अंग्रेजों द्वारा स्थानीय शासकों पर विजय के कारण भी क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र नष्ट होने लगे और सत्ता के नए केंद्रों का विकास होने लगा। 1757 में पलासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैलने लगा, तब मद्रास अर्थात चेन्नई, कलकत्ता अर्थात वर्तमान में कोलकाता, बम्बई अर्थात मुंबई का महत्व प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उभरा। नए भवनों और संस्थाओं का विकास हुआ तथा शहरों को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया। नए रोजगार विकसित हुए और लोग शहरों की ओर जाने लगे। अब साथियों यहाँ देखिए 18वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ। अभी 18वीं शताब्दी के पिछले पैराग्राफ में हमने 18वीं शताब्दी के मध्य और प्रारंभ की बात की। अब अंत में क्या हुआ। अब जैसे जैसे परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगी। जो पुराने व्यापारिक केंद्र थे और बंदरगाह थे, उसका महत्व कम होने लगा। उत्पादन करने वाले शहर इसलिए पिछड़ने लगे, जो पहले विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते थे, उसकी मांग घटने लगी। अंग्रेजों द्वारा स्थानीय शासकों पर विजय प्राप्त की गई। अब उस राजा का जो केंद्र था वो नष्ट हो गए, उस शहर की महत्ता कम हो गई। नए केंद्र बने। खास करके 1757 में पलासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक नियंत्रण स्थापित होने लगी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैलने लगा और 3 जगह मद्रास, कलकत्ता और बम्बई पुराना नाम है मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। वर्तमान में आप मद्रास को चेन्नई कहिए, कलकत्ता को कोलकाता कहिए और बम्बई को मुंबई कहिए। ये 3 शहरों का उदय प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उभरा। वहाँ पर जो है ना भवनों और संस्थाओं का विकास हुआ, नए तरीकों से व्यवस्थित किया गया इन शहरों को। तो याद रखिएगा 3 प्रेसिडेंसी शहर थे और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 मुख्य प्रेसिडेंसी थे, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। अब उजड़ते शहर, इस बॉक्स में कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसे देखते हैं। बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। लेकिन 18वीं सदी के दौरान शहर पहले की अपेक्षा विस्तार एवं महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। यही हाल ढाका का भी हुआ, जो मलमल कपड़े के उत्पादन का केंद्र था। इसी तरह सूरत एवं मछलीपट्टनम भी सूती वस्त्र के व्यापार का केंद्र था तथा बंदरगाह शहर थे। 18वीं सदी के अंत में जब व्यापार बम्बई, मद्रास, कलकत्ता के नए बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा, तब ये शहर अपना व्यापारिक महत्व और समृद्धि खो बैठे। बिहार के संदर्भ में मुंगेर, भागलपुर आदि शहरों के उजड़ने की स्थिति की समकालीन ईरानी यात्री अहमद बहबहानी ने विस्तार से चर्चा की है। साथियों यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे। देखिए, अब आपने बनते शहर देखा, बिगड़ते शहर, उजड़ते शहर। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया, तो उसकी अब उनका प्रभाव बढ़ रहा था। जैसे बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर एक जगह था मुर्शिदाबाद, वो रेशमी वस्त्र के लिए प्रमुख केंद्र था। मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। लेकिन जब 18वीं सदी के दौरान पहले
अब जब अंग्रेजों का यहाँ पर साम्राज्य स्थापित हो गया, उनकी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई, उनका नियंत्रण स्थापित हो गया, तब इंग्लैंड से सामान बनकर आने लगे। अब वहाँ के जो बुनकर थे इसकी तुलना में प्रतियोगिता नहीं कर पाते थे उनके साथ। ढाका में जो मलमल का, वहाँ पर मलमल के उत्पादन के लिए, मलमल कपड़े के लिए प्रसिद्ध था ढाका, इनका भी बहुत बुरा हाल हुआ। अब वो अंग्रेजों के जो मशीन के द्वारा उत्पादित वस्त्र थे उसका मुकाबला करने में वो सक्षम नहीं थे। अब नए शहर जो उस समय उदित हुआ, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इसके बारे में हमने कहा। इसके उदय से जो पुराने शहर थे, सूरत, मछलीपट्टनम, जो सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, बंदरगाह भी थे, ये सब का महत्व कम हो गया। तो इस तरह से बिहार में अगर देखें तो मुंगेर, भागलपुर आदि शहरों की भी स्थिति इसी प्रकार की हो गई। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से शहर बनते गए, बिगड़ते गए। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट को आगे बढ़ाते हैं। 1853 इसमें रेलवे की शुरुआत हुई। प्रत्येक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गया। रेलवे के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनियों की स्थापना शुरू हो गई। इसी समय जमालपुर और बरेली जैसे रेलवे शहर भी अस्तित्व में आए। तो याद रखिएगा, 1853 में रेलवे की शुरुआत, आप सभी जानते हैं, बंबई से ठाणे। रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र था और जो बाहर से वस्तुएं आती थी, आयातित वस्तुएं, उसका वितरण बिंदु था, यानी वहीं संग्रह भी होता था, वहीं से बांटा जाता था बेचने के लिए। जमालपुर और बरेली जैसे रेलवे शहर के भी अस्तित्व में आया। उत्तर भारत में रेलवे कॉलोनियों की स्थापना हुई, वर्कशॉप की स्थापना हुई। पश्चिमी यूरोप के ज़्यादातर देशों में आधुनिक शहरों का उदय औद्योगिकीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन में मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स जैसे औद्योगिक शहरों का 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में तेजी से विस्तार हुआ। ये शहर सूती वस्त्र एवं इस्पात उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लोग रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर आने लगे। बड़े बड़े कृषि फर्मों की स्थापना के कारण छोटे छोटे किसानों को गांव छोड़कर काम की तलाश में कारखानों में आना पड़ा, जिससे औद्योगिक केंद्रों की आबादी बढ़ने लगी। औद्योगिक केंद्रों के आसपास नए नगरों का विकास हुआ। जहां इंग्लैंड में 1700 ईस्वी में 77% लोग गांवों में बसते थे, वहां 1900 ईस्वी में केवल 20% लोग गांव में रह रहे थे और 80% लोग शहरों में रहने लगे। इस तरह तीव्र गति से जनसंख्या का शहरीकरण हुआ। गांव के उजड़ने एवं नए शहरों के बसने से अर्थव्यवस्था का आधार ही बदल गया। पहले गांव की अर्थव्यवस्था के आधार थे, पहले गांव ही अर्थव्यवस्था के आधार थे। अब औद्योगिक क्रांति के कारण शहर अर्थव्यवस्था के आधार बन गए। लेकिन भारत में शहरों का विस्तार यूरोपीय देशों की तरह तेजी से नहीं हुआ, क्योंकि भारत में पक्षपातपूर्ण औपनिवेशिक नीतियों ने हमारे औद्योगिक विकास को आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर भी कानपुर, जमशेदपुर सही मायने में औद्योगिक शहर थे। कानपुर में सूती एवं ऊनी कपड़ों तथा चमड़े की वस्तुएं बनती थी, जबकि जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए विख्यात हुआ। तो साथियों, यहाँ देख सकते हैं कि अब जो औद्योगिकीकरण के बाद पश्चिमी यूरोप में ज़्यादातर देशों में आधुनिक शहरों का उदय हुआ। औद्योगिकीकरण के कारण मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स, इन शहरों का उत्पादन में उदय हुआ। 1900 ईस्वी में, जहाँ 1700 ईस्वी में अगर देखा जाए तो 77% लोग इन पश्चिमी देशों में, इंग्लैंड में, गाँव में रहते थे और 1900 ईस्वी में केवल 20% लोग गाँव में रहने लगे। पहले जहाँ गाँव अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता था, अब शहर को अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। 80% लोग शहरों में रहने लगे हैं। 1900 ईस्वी का ये रिपोर्ट है, इस बुक में ये दिया गया है। भारत में उतनी तेजी से शहरों का विकास नहीं हो रहा था, क्योंकि भारत में औपनिवेशिक शासन था और शहरों के विकास में अंग्रेजों द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता था। फिर भी कानपुर, जमशेदपुर इत्यादि सही मायनों में औद्योगिक शहर थे। तो साथियों, अब प्रेसिडेंसी शहर की बसावट किस प्रकार है, इन चीज़ों को, इन तथ्यों को हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप तब तक इसको देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं, तुरंत आप तक वो वीडियो पहुंचे और आप इसे देखकर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।